हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल पर, जिसमें मैंने पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया था क्लास 12th का CG बोर्ड का इंग्लिश का जो असाइनमेंट है, अगस्त मंथ का फर्स्ट जो असाइनमेंट था उसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया था। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश का ही क्लास 12th का CG बोर्ड का सेकंड जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस सोल्यूशन को सॉल्व करना या इस पेपर को सॉल्व करना, असाइनमेंट पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो टाइम अलाउड है आपके पास वो है 2 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं 30। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, सबको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर रीडिंग पोर्शन में हम आ जाते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है उसमें हम आ जाते हैं। जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है उसको आपको केयरफुली रीड करना है। केयरफुली रीड करने के बाद उसके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली फॉर 25 ईयर्स। महाराणा प्रताप ने 25 सालों के लिए जो उनका राज्य था मेवाड़ उस पर शासन किया। However, he accomplished so much grandeur during his reign that his glory surpassed the boundaries of countries and time, turning him into an immortal personality. उन्होंने अपने राज्य में, रीन का मतलब होता है राज्य, ग्रैंडर का मतलब होता है शान, अकम्प्लिश्ड करना, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है संपूर्ण करना या पूर्ण करना, सरपास्ड का मतलब होता है पार होना या आगे बढ़ना। ही अकम्प्लिश्ड सो मच ग्रैंडर ड्यूरिंग हिज रीन दैट हिज ग्लोरी सरपास्ड, यानी उन्होंने अपने राज्य के समय, अपने शासन के समय इतनी शान के साथ अपने शासन को पूरा किया था या शासन किया था कि उनकी जो ग्लोरी है, उनकी जो ख्याति है, उनकी प्रसिद्धि है, दैट सरपास्ड, वो पार हो गई या आगे बढ़ी। कहाँ तक के? द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, यानी केवल देश की सीमा तक के ही वो सीमित नहीं थी, बल्कि देश की सीमाओं से आगे निकल करके वो पूरे विश्व तक फैली। दैट टर्निंग हिम इनटू एन इमॉर्टल पर्सनालिटी, जिसने उनको एक अमरता प्राप्त व्यक्तित्व यानी अमरत्व प्राप्त व्यक्तित्व बना दिया। यानी उनका शासनकाल इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसकी जो प्रसिद्धि थी वो केवल एक देश तक ही सीमित नहीं थी, पूरे विश्व में फैली, जिसने उन्हें एक अमरत्व प्राप्त व्यक्तित्व बना दिया। He along with his kingdom became a synonym for valor, sacrifice and patriotism. वो ना केवल अपने खुद में बल्कि अपने राज्य के साथ वो किस चीज़ का एक पर्याय बन गए थे। सिनोनिम का मतलब होता है पर्याय, वेलर का मतलब होता है वीरता, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति। तो वो अपने राज्य और अपने शासन के साथ किस चीज़ का पर्याय बन गए थे? वीरता का, बलिदान का और राष्ट्रभक्ति का एक पर्याय बन गए थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है। मेवाड़ हैड बीन अ लीडिंग राजपूत किंगडम इवन बिफोर महाराणा प्रताप ऑक्यूपाइड द थ्रोन, यानी महाराणा प्रताप जिस समय शासन पर आए, यानी उन्होंने जैसे ही सिंहासन संभाला, ऑक्यूपाई करना मतलब बैठना या कब्जा करना, लेकिन यहाँ पर कब्जा करना उचित अर्थ नहीं है। शासन संभालना या शासन या सिंहासन पर बैठना उचित अर्थ है। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। तो महाराणा प्रताप के सिंहासन को संभालने से पहले भी जो राजपूत राज्य था, किंगडम था, राजपूत किंगडम जो था वो एक लीडिंग किंगडम था। लीडिंग किंगडम यानी आगे बढ़ता हुआ या उभरता हुआ एक राज्य था, और उसका नाम क्या था? मेवाड़। तो मेवाड़ एक बढ़ता हुआ राजपूत राज्य था महाराणा प्रताप के सिंहासन पर बैठने से पहले। किंग्स ऑफ मेवाड़ विद द कॉपरेशन ऑफ देयर नोबल्स एंड सब्जेक्ट्स had established such traditions in the kingdom as augmented their magnificence despite the hurdles of having a smaller area under their command and less population. तो इसमें नोबल्स का मतलब होता है सरदार या सम्भ्रांत लोग, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, ट्रेडिशंस मतलब परंपराएं, ऑगमेंटेड मतलब संवर्धित करना या बढ़ाना, मैग्निफिसेंस मतलब शान या फिर प्रसिद्धि, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी। ठीक है, तो पूरे लाइन का क्या मतलब निकल रहा है? किंग्स ऑफ मेवाड़, जो मेवाड़ के शासक थे, विद द कॉपरेशन ऑफ देयर नोबल्स, यानी अपने जो सरदार थे या उनके जो सम्रांत या रईस लोग थे, उन लोगों की मदद से उन्होंने क्या किया? इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। क्या चीज़? परंपराएं, ट्रेडिशंस, यानी ऐसी परंपराएं उस राज्य में स्थापित की जो परंपराएं उस राज्य की प्रसिद्धि को या शान को, मैग्निफिसेंस को संवर्धित करती रही। संवर्धित यानी ऑगमेंट करना या बढ़ाना, तो संवर्धित करती रही।
डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद भी कि उनके सामने कई हर्डल्स थी, बाधाएं थी। क्या बाधा थी? सबसे मुख्य बाधा ये थी, हैविंग अ स्मॉलर एरिया अंडर देयर कमांड एंड लेस पॉपुलेशन, यानी उनके राज्य के अधीन जो आने वाला क्षेत्र था वो बहुत ही छोटा था और उसमें जो निवास करने वाली जो जनता थी उसकी संख्या भी बहुत कम थी, यानी जनसंख्या भी बहुत कम थी। तो पूरी की पूरी लाइन का मतलब ये निकलता है कि मेवाड़ के जो शासक थे उनके अधीन जो क्षेत्र था वो बहुत ही छोटा था और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या भी बहुत कम थी। इसके बावजूद भी वहाँ के शासकों ने अपने सरदारों के साथ मिल कर के उस राज्य में ऐसी परंपराएं स्थापित की जो उस राज्य की शान को लगातार क्या करता रहा, बढ़ाता रहा। There did come a few thorny occasions when the flag of the kingdom seemed sliding down. कई बार ऐसा हुआ। थॉर्नी, थॉर्नी का बेसिकली अर्थ होता है थॉर्न का मतलब होता है कांटेदार। तो यहाँ पर थॉर्न का मतलब कांटेदार हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे मुश्किल घड़ी या विपरीत परिस्थिति। तो देयर डिड कम अ फ्यू थॉर्नी ओकेजन्स, यानी कुछ ऐसी घड़ियाँ आई या ऐसा समय भी आया व्हेन द फ्लैग ऑफ द किंगडम सीम्ड स्लाइडिंग डाउन, यानी जो राज्य का जो फ्लैग था या झंडा जो था वो नीचे आने लगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य पर जो है जो शत्रु हैं उनका कब्जा होने की स्थिति बन रही थी। तो ऐसा भी समय आया, विपरीत परिस्थितियां आई। देयर फ्लैग वंस अगेन हीव्ड हाई इन द स्काई थैंक्स टू द गैलेंट्री एंड ब्रिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ द मेवाड़। हीव्ड का मतलब होता है यहाँ पर उठना या ऊंचा उठना, ठीक है। और गैलेंट्री का मतलब होता है शौर्य। ब्रिलियंस का मतलब आप लोग जानते हैं, बुद्धिमानी। तो देयर फ्लैग वंस अगेन हीव्ड हाई इन द स्काई थैंक टू द गैलेंट्री एंड ब्रिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ द मेवाड़। तो विपरीत परिस्थितियों में उनका जो झंडा था राज्य का वो नीचे आने लग रहा था, नीचे आ रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन जो मेवाड़ के लोग थे उनकी गैलेंट्री यानी उनका जो शौर्य और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अच्छी थी कि उनके राज्य का, मेवाड़ राज्य का जो झंडा था वो फिर से ऊपर उठना शुरू हुआ। नंबर 2 जो पैराग्राफ है शुरू हो रहा है कहाँ से, देखिए। द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड in the sense that bearing a few kings most of the rulers were competent and patriotic, ठीक है। तो bearing का अर्थ होता है यहाँ पर छोड़ करके, कुछ लोगों को छोड़ करके, ठीक है। competent का मतलब होता है सक्षम और patriotic का मतलब होता है राष्ट्रभक्त। तो द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड, ठीक है। मेवाड़ का जो भाग्य था वो इतना अच्छा था। किस प्रकार से अच्छा था? बेयरिंग अ फ्यू किंग्स, यानी कुछ राजाओं को बस छोड़ करके। मोस्ट ऑफ द रूलर्स, जो ज़्यादातर शासक थे वो क्या थे? कॉम्पिटेंट थे, यानी सक्षम थे, और क्या थे? राष्ट्रभक्त थे। यानी कुछ शासक बस जो थे वो इस प्रकार का गुण नहीं रखते थे, लेकिन अधिकतर शासक जो थे वो कैसे थे? सक्षम थे और राष्ट्रभक्त थे। तो जो क्या था? मेवाड़ के लिए एक सौभाग्य की बात थी। द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द किंगडम ऑलमोस्ट कंटिन्यूड फॉर 1500 ईयर्स सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट राइट फ्रॉम द रेन ऑफ बप्पा रावल, ठीक है। ये जो ग्लोरियस ट्रेडिशन था, ग्लोरियस ट्रेडिशन यानी कि ये जो शानदार परंपरा थी किसकी? इस राज्य की, वो कब तक के कंटिन्यू रही, कब तक के चलती रही? निरंतरता रही 1500 सालों तक के। सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट राइट फ्रॉम द रेन ऑफ बप्पा रावल, यानी 1500 साल पहले जब बप्पा रावल ने इस राज्य की स्थापना की थी तब से लेकर के अभी तक 1500 सालों तक के यहाँ का जो शानदार परंपरा थी इस राज्य की वो लगातार आगे बढ़ रही थी। In fact, only 60 years before Maharana Pratap, Rana Sanga drove the kingdom to the pinnacle of fame, ठीक है। इनफैक्ट ओनली 60 years बिफोर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जब शासन पर आरूढ़ हुए यानी कि सिंहासन पर जब बैठे तो उसके लगभग 60 साल पहले राणा सांगा करके जो शासक हुए थे, ही ड्रोव द किंगडम टू द पिनाकल ऑफ द फेम। अब पिनाकल का क्या अर्थ होता है? पिनाकल का अर्थ होता है शिखर, यानी ऊंचाई पर लेकर के जाना। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो महाराणा प्रताप के सिंहासन पर आरूढ़ होने से पहले, बैठने से पहले ही जो राणा सांगा करके शासक थे, 60 साल पहले के जो शासक थे, उन्होंने ही इस राज्य की प्रसिद्धि को कहाँ पर पहुँचा दिया था? शिखर पर पहुँचा दिया था। हिज रेपुटेशन वेंट बियॉन्ड राजस्थान एंड रीच्ड दिल्ली। उनकी जो रेपुटेशन थी, उनकी प्रसिद्धि थी, उनकी जो ख्याति थी वो राजस्थान से बाहर निकल करके, बियॉन्ड मतलब पार या बाहर होना, तो राजस्थान से बाहर निकल करके कहाँ तक के पहुँच चुकी थी? दिल्ली तक के पहुँच चुकी थी। 2 generations बिफोर हिम राणा कुंभा हैड गिवन अ न्यू स्टेचर टू द किंगडम थ्रू विक्ट्रीज एंड डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। अब उससे भी 2 जनरेशन पहले यानी 2 पीढ़ी पहले राणा कुंभा करके जो शासक हुए थे उन्होंने भी क्या प्रोवाइड किया था? क्या दिया था? स्टैचर का मतलब भी होता है ऊंचाई पे पहुंचाना, ठीक है। तो उन्होंने भी ऊंचाई तक के पहुंचाया था किसको? अपने किंगडम को, अपने राज्य को, थ्रू विक्ट्रीज। किसके जरिए?
अपनी जीत के जरिए यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करके, एंड डेवलपमेंट वर्क, जो उन्होंने विकास कार्य किए थे। तो राणा कुंभा जो 2 जनरेशन पहले, 2 पीढ़ी पहले एक शासक हुए थे, उन्होंने भी राज्य की प्रसिद्धि को ऊंचाई तक के पहुंचाया था। कैसे? अपनी विजय के द्वारा और अपने जो उनके द्वारा जो डेवलपमेंट वर्क किए गए यानी जो विकास के कार्य किए गए उनके द्वारा। ड्यूरिंग हिज रीन लिटरेचर एंड आर्ट ऑल्सो, उनके शासन के समय जो लिटरेचर यानी कि साहित्य, और आर्ट यानी कि कला, प्रोग्रेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, यानी राणा कुंभा जो हुए थे उनके शासन के समय जो लिटरेचर था यानी साहित्य जो था, और आर्ट यानी कि जो कला थी, वो भी, उसका भी विकास हुआ, प्रोग्रेस हुआ, आगे बढ़ा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यानी होता है कि बहुत ही असामान्य रूप से, असहज रूप से, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ। राणा हिमसेल्फ वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स राइटिंग एंड हिज वर्क्स आर रीड विथ रेवरेंस इवन टुडे। ठीक है, रेवरेंस का जो अर्थ होता है, रेवरेंस का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक, भक्ति के साथ। ठीक है, तो राणा हिमसेल्फ वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स राइटिंग, जो राणा कुंभा थे वो खुद भी झुकाव रखते थे किसकी तरफ? लिखाई की तरफ, राइटिंग की तरफ। एंड हिज वर्क्स आर रीड विथ रेवरेंस इवन टुडे, यानी उनका जो कार्य है आज भी क्या किया जाता है? श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाता है। ठीक है, The ambience of the kingdom was conducive to the creation of high quality work of art and literature. Ambience का मतलब होता है माहौल या फिर वातावरण, conducive का मतलब होता है अनुकूल, और ये जो एम्बियंस था किंगडम का, ये जो राज्य का जो माहौल था या जो वातावरण था, was conducive, इतना अनुकूल था किस चीज़ के लिए? क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि जो साहित्य और कला से जुड़ा हुआ जो कार्य है उसकी हाई क्वालिटी यानी उच्च क्षमता। ठीक है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का जो काम हो रहा था आर्ट और लिटरेचर में, ठीक है, उसके लिए उस राज्य में क्या था? अनुकूल माहौल था। These accomplishments were the outcome of a long standing tradition sustained by several generation. ये जो पूर्णता प्राप्त हुई थी, यानी राज्य जो प्रसिद्ध हुआ था या राज्य को इतनी पूर्णता प्राप्त हुई थी, संपूर्ण था या संपन्न था, वो किस चीज़ का आउटकम था, किस चीज़ का परिणाम था? अलॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस यानी कि पिछले कई सालों से, यानी 1500 साल लगभग हो चुके थे, तो उतने सालों से जो उनकी परंपराएं चलती हुई आ रही थी, अलॉन्ग स्टैंडिंग यानी साथ साथ जो चल रही थी। सस्टेन्ड बाई सेवरल जनरेशन, सस्टेन करना मतलब संभाल करके रखना या बचा करके रखना या निरंतरता बना करके रखना। बाई सेवरल जनरेशन यानी पिछली जो पीढ़ियां थी उन्होंने क्या किया था? उस राज्य की जो पुरानी परंपराएं जो उसके स्थापना के समय से चली आ रही थी, उन परंपराओं को संभाल करके रखा हुआ था। इसकी वजह से वह जो राज्य था आज भी कैसा था? संपन्न था। आगे आते हैं हम पैराग्राफ नंबर 3 पे। द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़ मस्ट हैव बीन पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन का अर्थ होता है अवधि या ड्यूरेशन। ठीक है, द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़ मस्ट हैव बीन पीसफुल, यानी कि जो मेवाड़ के लोग थे उनका जो जीवन है वो कैसा रहा होगा? पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, एंड प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्धशाली, ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम यानी कि लंबे समय तक के समय की अवधि में या दौरान, उस दौरान उनका जो जीवन रहा होगा वह कैसा रहा होगा? मेवाड़ के लोगों का पीसफुल, शांतिपूर्ण या फिर प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्धशाली। अदरवाइज सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट इन दीज फील्ड्स वुड नॉट हैव बिन पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं होता, उनका जीवन शांतिपूर्ण या समृद्धशाली नहीं होता, तो इस प्रकार का जो लिटरेचर और आर्ट के फील्ड में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क हुआ था, असामान्य कार्य हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा जो अच्छे अच्छे कार्य हुए थे, वो शायद पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा इस लाइन का अर्थ है। This is reflected in their art and literature as well as their loving nature. ये जो चीज़ है, ये जो उनका पीसफुलनेस या फिर प्रॉस्पेरसनेस है, जो वो किस में दिखाई देता है? वो रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है किस में? इन देयर आर्ट, उनकी कला में वो दिखाई देता है, उनके साहित्य में वो दिखाई देता है, और उनका जो नेचर था, जो लविंग नेचर था, उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती, ये गुण उनके दिखाई देते हैं। दे कंपनसेट फॉर लैक ऑफ एडमायरेबल फिजिक बाय देयर फर्म बट प्लीजेंट नेचर। ठीक है, वो कंपनसेट करते हैं। कंपनसेट का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना या किसी चीज़ की आपूर्ति करना। लैक ऑफ एडमायरेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, और फिजिक का मतलब होता है काया। बाय देयर फर्म बट प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद।
ठीक है। तो दे कंपनसेट फॉर लैक ऑफ एडमायरेबल फिजिक बाय देयर फर्म बट प्लीजेंट नेचर, ठीक है। वो किस चीज़ की आपूर्ति या किस चीज़ की क्षतिपूर्ति कर रहे हैं? एडमायरेबल फिजिक। एडमायरेबल फिजिक यानी कि एक जो प्रशंसनीय काया होनी चाहिए, यानी प्रशंसनीय काया किसकी होती है? उस राज्य के किसी लीडर की या किसी नेता की होती है। तो यदि वहाँ पर कोई नेता नहीं था या उनका कोई लीडर नहीं था या उनका कोई शासक नहीं था, तो उसकी कमी को भी वो कंपनसेट कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे। कैसे? अपने प्लीजेंट नेचर से, यानी कि अपने सुखद जो उनका स्वभाव था उसके द्वारा वो उस चीज़ को कंपनसेट कर रहे थे, आपूर्ति उस चीज़ की कर रहे थे। कौन? मेवाड़ के लोग। द एम्बियंस ऑफ मेवाड़ रिमेन्स लवली थैंक्स टू द चीयरफुल एंड लिबरल कैरेक्टर ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। जो एम्बियंस था, माहौल था मेवाड़ का, वो हमेशा कैसा रहा? लवली। लवली यानी कि सुखद रहा, ठीक है। थैंक्स टू द चीयरफुल मतलब जो उत्साही लोग जो थे, और लिबरल यानी स्वतंत्र विचारों वाले जो लोग थे मेवाड़ के, उनको इस चीज़ के लिए शुक्रिया किया जाना चाहिए, धन्यवाद किया जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो मेवाड़ का माहौल था, सुखद माहौल था, उसके लिए। नंबर 4 पैराग्राफ में क्या बोला गया है? वन में ऑब्जर्व astonishing pieces of workmanship not only in the forts and palaces of Mewar but also in public utility buildings, ठीक है। वन में ऑब्जर्व, कोई भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है। एस्टॉनिशिंग, एस्टॉनिशिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, ठीक है। पीसेस ऑफ वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी, ठीक है। तो कोई भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है कारीगरी को, जो आश्चर्यजनक कारीगरी है उसको देख सकता है। किसमें? नॉट ओनली इन द फोर्ट्स, केवल किलों में या महलों में नहीं, एंड पैलेसेस ऑफ मेवाड़, यानी जो मेवाड़ के जो पैलेसेस हैं, महल हैं और जो किले हैं, केवल उनमें ही नहीं, बट ऑल्सो इन पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स, यानी कि जो लोगों के उपयोग के लिए जो बिल्डिंग्स बनाए गए थे उनमें भी उनकी जो कारीगरी है या जो उनकी कला है या स्थापत्य कला है जो कि बहुत आश्चर्यजनक थी, एस्टॉनिशिंग थी, उसको देखा जा सकता है। ruins of many structures which are still standing tall in their grandeur are testimony to the fact that Mewar was not only the land of the brave but also a seat of art and culture. ruins का मतलब होता है खंडहर, ठीक है। ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे जो निर्माण कार्य हुए थे उनके खंडहर आज भी जो बचे हुए हैं, विच आर स्टिल स्टैंडिंग टॉल, यानी आज भी जो सीधे खड़े हुए हैं, बचे हुए हैं। एंड देयर ग्रेंजर, यानी उनकी जो प्रसिद्धि या जो उनका जो शान है, ठीक है। आर टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाह या गवाही, ठीक है। तो वो किस चीज़ के गवाह है, किस चीज़ के साक्ष्य हैं? टू द फैक्ट, किस फैक्ट के? दैट मेवाड़ वॉज नॉट ओनली द लैंड ऑफ ब्रेव, यानी कि मेवाड़ केवल बहादुरों का ही जो है भूमि नहीं थी, वीरों की जो भूमि नहीं थी, बल्कि वो क्या थी? अ सीट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, यानी कला और साहित्य के लिए भी जो था वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्थान था उस राज्य में, ठीक है। तो ये कौन बताता है? आज भी जो उनके बनाए हुए, जो उनके स्थापत्य कला के जो बचे हुए अवशेष हैं, वो हमको इस बात की गवाही देते हैं, इस चीज़ का साक्ष्य बताते हैं हमको कि मेवाड़ केवल वीरों की भूमि नहीं थी, बल्कि वहाँ पर कला को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। आगे बढ़ते हैं। अमिडस्ट एग्रेशन एंड ब्लडशेड लिटरेचर एंड आर्ट फ्लरिश्ड एंड क्रिएटिव परस्यू ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिस्ट्स डिड नॉट सफ़र, ठीक है। अमिड्स मतलब होता है बीच में, के दौरान, ठीक है। एग्रेशन, एग्रेशन मतलब आक्रामकता, एंड ब्लडशेड रक्तपात, ठीक है। तो किसी भी राज्य में या पुराने राज्यों में लड़ाई होती थी या फिर जो संग्राम होता था उसमें क्या होता था? आक्रामकता होती थी और ब्लडशेड होता था, यानी रक्तपात होता था। उन सब के बीच में भी अमिड्स लिटरेचर एंड आर्ट फ्लरिश्ड, लिटरेचर यानी साहित्य और आर्ट यानी कला, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड होना यानी कि फैलना, फलना फूलना, ठीक है, फ्लरिश्ड हुआ। एंड क्रिएटिव परस्यू, क्रिएटिव यानी कि जो आपके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, नया करने की क्षमता होती है, नवाचार जिसको हम बोलते हैं, क्रिएटिवनेस, क्रिएटिविटी जो होती है। क्रिएटिव परस्यू ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिस्ट्स डिड नॉट सफ़र, जो आर्टिस्ट थे और जो लिटरेचर से जुड़े हुए जो लोग थे, साहित्य से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी जो क्रिएटिविटी थी, नयापन की जो उनकी कल्पना करने की जो चीज़ें थी या नई चीज़ें बनाने की जो क्षमता थी, वो कभी भी प्रभावित नहीं हुई। इसके बावजूद भी कि उस राज्य में क्या हो रहा था? लगातार मतलब आक्रामकता यानी लड़ाई झगड़े या फिर ब्लडशेड, रक्तपात की स्थिति बनी हुई थी, उसके बीच भी वहाँ पर जो आर्ट और लिटरेचर था वो फल फूल रहा था।
Imagine how glorious the period must have been when the Vijay Stambh, which is the sample of our great ancient architecture even today, was constructed. ठीक है, इमेजिन करिए यानी कल्पना कीजिए, हाउ ग्लोरियस द पीरियड मस्ट हैव बीन। ठीक है, वो पीरियड जो होगा, वो समय, वो काल कितना ग्लोरियस रहा होगा, कितना शानदार रहा होगा, when the विजय स्तंभ which is the sample of our great ancient architecture even today, जब विजय स्तंभ को बनाया गया होगा, वॉज कंस्ट्रक्टेड, विजय स्तंभ को जब बनाया गया होगा, जो कि क्या है, आज भी हमारे प्राचीन जो धरोहर है, ठीक है, उसका जो प्राचीन जो आर्किटेक्चर है, यानी पुराना जो हमारा स्थापत्य कला है, उसका एक इतना शानदार नमूना है। उसको जब उस समय बनाया गया होगा तो वो शासन काल या वो समय कितना ग्लोरियस रहा होगा, कितना शानदार रहा होगा। इन द सेम फोर्ट Kirti Stambha is standing high, reflecting how liberal and then administration was, which allowed people from other communities and kingdoms to come and carry out construction work। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो है वो एक और स्थापत्य कला का नमूना है उस राज्य का, मेवाड़ राज्य का। इज स्टैंडिंग हाई, वो आज भी खड़ा हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग हाउ लिबरल, किस चीज़ को दर्शा रहा है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाउ लिबरल एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन वाज, यानी कि उस समय के जो शासक थे या उस समय का जो शासन था वो कितना लिबरल यानी स्वतंत्र विचारों वाला था। विच अलाउड पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़, यानी उसने क्या किया, वहाँ का जो शासन था, उन्होंने अदर कम्युनिटी यानी दूसरे समुदाय के लोग थे, जैसे मुगल हो गए या अदर समुदाय के जो दूसरे समुदाय के जो लोग थे, उनको उन्होंने अपने राज्य में आने दिया और निर्माण कार्य करने दिया। तो इससे पता चलता है कि उस समय का जो शासनकाल था या उस समय का जो शासन था वो कितना लिबरल था, कितना स्वतंत्र विचारों वाला था। इस चीज़ को कौन दर्शा रहा है, कीर्ति स्तंभ जो है वो दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज यूजलेस टू इंडल्ज इन द डिबेट वेदर द विजय स्तंभ वॉज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट और कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इट इज यूजलेस, इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टू इंडल्ज होना मतलब किसी चीज़ में शामिल होना, लिप्त होना। ठीक है, इन द डिबेट, इस वाद विवाद में अब शामिल होने का कोई अर्थ नहीं है कि वेदर द विजय स्तंभ वॉज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट और कीर्ति स्तंभ, यानी कि विजय स्तंभ पहले बनाया गया था या कीर्ति स्तंभ। The fact is that both the capitals are standing side by side and reveal the proximity between the king and the subjects of Mewar। ठीक है, the fact that both the capitals are standing side by side। ठीक है, ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है कि बोथ कैपिटल्स का अर्थ यहाँ पर राजधानी नहीं है, ये जो दो स्तंभों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, उनके बारे में कहा जा रहा है। बोथ कैपिटल्स आर स्टैंडिंग साइड बाय साइड, दोनों एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं, यानी आज भी वो अपनी शान फैला रहे हैं, प्रसिद्धि फैला रहे हैं। एंड रिवील द प्रॉक्सिमिटी, रिवील का अर्थ होता है पर्दा उठाना या प्रकट करना। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या सामीप्य। ठीक है, बिटवीन द किंग एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ मेवाड़। ठीक है, यानी जो वहाँ के जो राजा होते थे, वहाँ के जो शासक होते थे और उनके जो सब्जेक्ट्स होते थे, सब्जेक्ट्स यानी राज्य के महत्व के जो विषय होते थे, उनके बीच में, यानी राजा वहाँ के राज्य के महत्व के जो विषय हैं, उसके इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पर कितना ध्यान देते थे, कितनी उनकी निकटता थी, इस बात को कौन प्रकट करता है, ये दोनों के दोनों कैपिटल्स यानी कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, जो आज भी एक दूसरे के अगल बगल खड़े हुए हैं, इस चीज़ को दर्शाते हैं। 5th पैरा में हम आते हैं। द साइकिल ऑफ टाइम डज नॉट रिमेन द सेम, जो समय का चक्र रहता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। वेयर एज द रेन ऑफ राणा सांगा वॉज क्रूशियल in raising the kingdom to the acme of glory, it also proved to be his nemesis। ठीक है, whereas the reign मतलब हो गया शासन। ठीक है, शासन किसका, राणा सांगा का। इससे पहले हमने राणा कुंभा की बात कर ली, ठीक है, और महाराणा प्रताप की बात कर ली। अब राणा सांगा के बारे में बता रहे हैं। तो राणा सांगा का जो रेन था या शासन था वो क्या था, वॉज क्रूशियल कहना मतलब महत्वपूर्ण था। इन रेजिंग द किंगडम टू द एक्मे ऑफ ग्लोरी, यानी रेज करना यानी कि बढ़ाना। ठीक है, पहुंचाना, बढ़ाना किंगडम को, शासन को कहाँ तक के, एक्मे का मतलब होता है फिर से ऊंचाई या फिर परिपूर्णता, यानी उस शासन को या उस राज्य को उसकी प्रसिद्धि की ऊंचाई तक के पहुंचाना। ग्लोरी यानी प्रसिद्धि हो गई, पहुंचाना, उसमें राणा सांगा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कह सकते हैं हम। इट ऑल्सो प्रूव्ड टू बी हिज नेमेसिस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार से उनका क्या था, प्रतिशोध था या उनका बदला था, जिसने उस राज्य को क्या किया, उसकी ग्लोरी के यानी उसकी शान की ऊंचाई तक के पहुंचाया। ठीक है, हिस्ट्री टुक अ टर्न, यानी कि जो इतिहास था उसने बदलाव लिया।
यानी इतिहास मुड़ा। द फॉर्च्यून ऑफ मेवाड़, द लैंड ऑफ ब्रेव स्टार्टेड वैनिंग। ठीक है, यानी कि इतिहास में बदलाव हुआ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय हमेशा परिवर्तनशील रहता है, तो हिस्ट्री भी चेंज हुई। फॉर्च्यून ऑफ द मेवाड़, द लैंड ऑफ ब्रेव स्टार्टेड वैनिंग, यानी जो मेवाड़ का जो भाग्य था, है ना, यानी जो लैंड था ब्रेव्स का, यानी बहादुरों का जो भूमि थी, वो क्या हुई, स्टार्ट हुई, यानी कि शुरू हुई। वैनिंग, वैनिंग का मतलब होता है घटना या कम होना, यानी कि उसकी जो प्रसिद्धि थी या जो राज्य बहुत आगे चल रहा था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था, वो राज्य अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, अस्त होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। ठीक है, राणा ट्राइड टू सेव द डे विथ हिज एक्यूमेन which was running against the stream and the glorious traditions for some time। अब ये राणा किसकी बात हो रही है, ये जो महाराणा प्रताप थे उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो राणा ट्राइड, ये सबसे बाद के शासक थे, इसलिए उनके बारे में अब बताया जा रहा है। राणा ट्राइड टू सेव द डे। ठीक है, राणा ने क्या किया कि बचाने की कोशिश की, किस चीज़ को, मतलब जो समय था उसको बचाने की कोशिश की, विथ इस एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है अपनी कुशाग्रता, यानी अपनी चालाकी, यानी अपनी बुद्धिमत्ता से, विच वॉज रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, यानी राणा ने उस राज्य को बचाने की कोशिश की अपनी कुशाग्रता के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, विच वॉज रनिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड द ग्लोरियस ट्रेडिशंस फॉर सम टाइम। ठीक है, यानी जो समय था राज्य जो अस्त हो रहा था धीरे धीरे, वो समय के साथ, है ना, और उसकी जो ग्लोरी थी, यानी उसकी जो प्रसिद्धि थी, वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। उसको राणा ने क्या किया, कुछ समय तक अपनी बुद्धिमत्ता और कुशाग्रता से बचाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर हमारा पैसेज जो है वो खत्म होता है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस को हम देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको पढ़ सकते हैं आप। क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द अबव पैसेज आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस दैट फॉलो, यानी कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इनके ऑप्शन जो आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल लगते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, उसको आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो मैंने जो राइट आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, नंबर 1 आपका क्या दिया हुआ है, महाराणा प्रताप बिकेम इमॉर्टल। महाराणा प्रताप इमॉर्टल हुए, यानी कि एक अमरत्व को प्राप्त हुए महाराणा प्रताप। क्यों, ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है ही रूल्ड मेवाड़ फॉर 25 ईयर्स, यानी उन्होंने मेवाड़ पर 25 साल तक के शासन किया, इस चीज़ ने उनको अमर बनाया। नंबर 2 है ही एडेड अ लॉट ऑफ ग्रैंडर टू मेवाड़, यानी मेवाड़ के प्रति उन्होंने बहुत सारा अपना क्या, मेवाड़ की शान को बढ़ाया उन्होंने, है ना, ये एक ऑप्शन है। नंबर 3 है ऑफ हिज वेलर सेक्रीफाइस एंड पेट्रियोटिज्म, यानी उनकी वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की वजह से जो है महाराणा प्रताप जो है वो एक इमॉर्टल पर्सन बने। तो ये तीनों ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं, अगर आपने पैसेज को अच्छे से केयरफुली रीड किया है तो आप जान सकते हैं कि उन्होंने 25 साल तक के जो रूल था वो तो किया ही था। ठीक है, लेकिन वो केवल वो चीज़ उनको इमॉर्टल नहीं बनाती है, नीचे के जो 2 ऑप्शन है नंबर 2 और नंबर 3, ये दोनों चीज़ें मिलकर के उनको क्या बनाती हैं, इमॉर्टल बनाती हैं, यानी अमरता प्राप्त व्यक्तित्व बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं नंबर 2 क्या दिया हुआ है, डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़ वर, मेवाड़ के रास्ते में आने वाली जो बाधाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो नंबर 1 आप देख सकते हो, लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ द नोबिलिटी, यानी जो उनके सरदार थे उनके बीच में कॉपरेशन यानी सहयोग की भावना नहीं थी, तो ये तो गलत है पैसेज के अकॉर्डिंग। नंबर 2 है एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ द किंगडम, यानी राज्य की जो पुरानी परंपराएं थी तो वो भी किसी प्रकार से बाधा नहीं थी, क्योंकि वो तो वहाँ के जो लोग थे और वहाँ के जो शासक जो थे वो लगातार अपनी परंपराओं को आगे लेकर के आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, नंबर 3 क्या बोला है, इट्स स्मॉलर एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन, ये ज़रूर एक डिफिकल्टी थी या बाधा थी कि मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र था वो बहुत ही छोटा था और उसमें जो निवास करने वाली जनसंख्या थी वो भी बहुत कम थी, तो वो एक समस्या थी जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि मेवाड़ के सामने बाधाएं उत्पन्न हुई। ठीक है, नंबर 4 कह रहा है द पुअर्टी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो जो ये तो संभावना ही नहीं थी कि सब्जेक्ट्स की पुअर्टी यानी वो जो गरीबी वाली बात तो वहाँ पर थी ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग थॉर्नी ओकेजन्स, थॉर्नी यानी विपरीत परिस्थितियां, यानी मुश्किल घड़ी में क्या हुआ था उस टाइम पर, ड्यूरिंग दैट ओकेजन क्या हुआ था, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 द फ्लैग ऑफ द मेवाड़ सीम टू बी लोवर्ड, नंबर 2 द फ्लैग ऑफ मेवाड़ वॉज होइस्टेड हाई, फ्लैग ऑफ द नंबर 1 का क्या मतलब है, द फ्लैग ऑफ द मेवाड़ सीम टू बी लोवर्ड, यानी मेवाड़ का जो झंडा था वो नीचे की तरफ आ रहा था।
नंबर 2 क्या बोला गया है, द फ्लैग ऑफ मेवाड़ वॉज होइस्टेड हाई, यानी मेवाड़ का झंडा जो था वो ऊंचाई पर लहरा रहा था। नंबर 3 बोला गया है, द पीपल ऑफ मेवाड़ शोड गैलेंट्री, मेवाड़ के लोगों ने अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया। नंबर 4 कह रहा है, मोस्ट ऑफ द रूलर्स हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, यानी ज़्यादातर जो शासक थे वो हीव करना यानी ऊंचाई तक कर लेकर के जाना, साई ऑफ रिलीफ, ठीक है, यानी रिलीफ यानी कहना चाहिए आराम के मुद्रा में वो लोग थे, ऐसा वो लोग मतलब जो विपरीत परिस्थितियाँ थी उस टाइम पर भी वो आराम के मुद्रा में ही थे, मतलब किसी प्रकार का वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस में से जो पैसेज के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो नंबर 1 ऑप्शन लग रहा है, द फ्लैग ऑफ मेवाड़ सीम टू बी लोवर्ड ड्यूरिंग द थॉर्नी ओकेजन्स, ठीक है। नंबर 4 पे आप आ जाइए। नंबर 4 क्या कहता है, मेवाड़ वॉज लकी बिकॉज, मेवाड़ जो राज्य था वो लकी था, सौभाग्यशाली था, क्यों था। नंबर 1, ऑल ऑफ इट्स रूलर्स वर कॉम्पिटेंट, ठीक है, जो उसके सारे के सारे शासक थे वो क्या थे, कॉम्पिटेंट थे, सक्षम थे, तो ये गलत है, कुछ शासक कॉम्पिटेंट नहीं भी थे। नंबर 2, मोस्ट ऑफ इट्स पीपल वर कॉम्पिटेंट, हाँ ये बिल्कुल सही है कि राज्य के जो लोग थे वो ज़्यादातर लोग जो थे वो कॉम्पिटेंट थे, सक्षम थे, ये बिल्कुल सही है। फिर नंबर 3 कह रहा है, मोस्ट ऑफ इट्स रूलर्स वर कॉम्पिटेंट, यानी कि उसके ज़्यादातर जो शासक थे वो कॉम्पिटेंट थे, ये भी सही है। नंबर 4 कह रहा है, ओनली अ फ्यू ऑफ इट्स पीपल वर इनकॉम्पिटेंट, यानी कि उसके जो लोग थे, कुछ लोग जो थे वो क्या थे, इनकॉम्पिटेंट थे, असक्षम थे। तो जो चारों ऑप्शन में से आपको ज़्यादा सही है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ध्यान दीजिए जो भी आपको आंसर देना है वो इसका अर्थ पढ़ करके या अपने तरफ से कोई मन में धारणा बना करके ऐसे आपको कोई भी आंसर नहीं देना है, जो आपके पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर सही लग रहा है उसको आपको देना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो सबसे सही आंसर लग रहा है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो नंबर 3 ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ इट्स रूलर्स वर कॉम्पिटेंट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नीचे, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं, तो कैसे देना है आपको आंसर, देख सकते हैं आप आंसर, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, 4 क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में ब्रीफ में आपको आंसर देना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु इज़ द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़ मेंशन्ड इन द पैसेज, तो अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले वाला जो उनका राजा था मेवाड़ का वो कौन था पैसेज के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो किसने उस राज्य की स्थापना की थी, बप्पा रावल ने। तो आंसर लिखा हुआ है, बप्पा रावल वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़ एज मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में बताया गया है कि बप्पा रावल ही जो थे वो क्या थे, सबसे पहले जो वहाँ के शासक थे वो थे, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्हाट वाज राणा कुंभाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ की प्रसिद्धि को बढ़ाने में राणा कुंभा का क्या योगदान था। तो आंसर आप देख सकते हैं, आंसर लिखा हुआ है, राणा कुंभा provided conducive ambience for creation of high quality work of art and literature, thus he contributed to the glory of मेवाड़, ठीक है। तो राणा कुंभा ने क्या किया था, प्रोवाइड किया था कंड्यूसिव यानी अनुकूल, एम्बियंस यानी कि माहौल या वातावरण, किस चीज़ के लिए, फॉर द क्रिएशन, ठीक है, रचना के लिए, किस चीज़ की रचना के लिए, हाई क्वालिटी वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कि साहित्य और कला से संबंधित कार्य जो थे वो उच्च क्वालिटी के यानी उच्च क्षमता के जो कार्य थे उनकी रचना के लिए एक सही वातावरण, अनुकूल वातावरण राणा कुंभा ने प्रदान किया था। वही क्या था, विच वॉज द कंट्रीब्यूशन, यही उनका कंट्रीब्यूशन था, किस चीज़ के लिए, ग्लोरी ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ की प्रसिद्धि में, ठीक है। नंबर 7 आप क्वेश्चन देखिए, वॉट डज द राइटर फाइंड वर्थ एडमायरेशन इन द पीपल ऑफ मेवाड़, ठीक है, यानी राइटर को यानी जो लेखक हैं, ऑथर जो हैं, व्हाट डज द राइटर फाइंड्स वर्थ एडमायरेशन इन द पीपल ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के लोगों में अपने लिए एडमायरेशन के लिए, यानी आप उसको अपनाएं या उनको फॉलो करें, ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसे कौन से गुण जो हैं वो मेवाड़ के लोगों में दिखाई देते हैं, किसको, राइटर को यानी कि ऑथर को। तो आंसर आप देख सकते हैं, गैलेंट्री यानी कि शौर्य, ब्रिलियंस यानी बुद्धिमत्ता, चालाकी, प्लीजेंट नेचर यानी कि जो उनका एक कहना चाहिए बहुत ही सुखद जो उनका नेचर था, स्वभाव था, शांत नेचर था यानी प्रसन्न चित्त जो जिसको आप बोल सकते हैं, चीयरफुल खुश मिजाज वो लोग रहते थे, एंड लिबरल कैरेक्टर स्वतंत्र विचारों वाले वो लोग थे। तो मेवाड़ के लोगों की ये जो खासियत है, गैलेंट्री, ब्रिलियंस, प्लीजेंट नेचर, चीयरफुल एंड लिबरल कैरेक्टर आर सम ऑफ द क्वालिटीज़, ये कुछ क्वालिटी हैं या कुछ इनके गुण हैं, दैट राइटर फाइंड वर्थ एडमायरेशन इन द पीपल ऑफ मेवाड़, जिसको राइटर को ऐसा लगता है कि लोग जो थे मेवाड़ के, उनसे ये चीज़ें या ये गुण जो है आप सीख सकते हो, अपना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ध्यान देना, इसमें आपको ऐसे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है विच मीन द सेम यानी सिनोनिम, यानी जिनका अर्थ
उससे मिलता जुलता है, सिनोनिम जो वर्ड्स होते हैं या पर्यायवाची जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर 1 है सरप्राइजिंग, ये पैराग्राफ नंबर 4 में दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में। एस्टॉनिशिंग एक वर्ड है जो सिमिलर है या जिसको हम बोल सकते हैं सिनोनिम किस चीज का, सरप्राइजिंग। एस्टॉनिशिंग का अर्थ भी होता है आश्चर्यजनक और सरप्राइजिंग का मतलब भी आश्चर्यजनक ही होता है। नंबर 2 आप देखिए क्या दिया हुआ है वर्ड एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य या गवाह, तो इससे मिलता जुलता जो वर्ड है पैराग्राफ 4 में वो है आपका टेस्टिमनी। ठीक है, तो टेस्टिमनी को ही आप बोल सकते हैं एविडेंस का सिनोनिम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो आपका बुक की प्रोज और पोइट्री वाला पोर्शन था। तो आपको याद होगा कि असाइनमेंट नंबर 1 में प्रोज से क्वेश्चन आए थे। जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, फर्स्ट लेसन जो था, द लास्ट लेसन जिसका नाम था, उससे आपके क्वेश्चंस आए थे। अब सेकंड जो आपका असाइनमेंट है उसमें जो क्वेश्चन मिल रहा है वो आपको किससे मिल रहा है, पोइट्री का जो फर्स्ट पार्ट है माय मदर एट द एज ऑफ 66, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 9 जो दिया हुआ है उसके क्या इंस्ट्रक्शन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी हर एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना है। आंसर आपके 2 मार्क्स के होंगे और 4 क्वेश्चन हैं, इसलिए टोटल मार्क्स होंगे इसमें 8। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक that Kamala Das feels as she describes in her poem My Mother at 66। ठीक है, किस तरह का पेन, दुख और दर्द, ठीक है, कमला दास कौन है, वो पोएटेस हैं, कवियत्री हैं इस पूरे पोएम की। माई मदर एट 66 जो पोएम है इन्होंने ही लिखा है, उसकी कवियत्री है कौन, कमला दास। तो क्या पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक यानी कि किस प्रकार का दुख और दर्द कमला दास जो पोएटेस हैं उनको फील हो रहा है, एज शी डिस्क्राइब्स इन हर पोएम माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 जो उन्होंने पोएम लिखी है उसमें किस प्रकार का दुख और दर्द वो महसूस कर रही हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आंसर देख सकते हैं, वाइल लुकिंग एट द पेल एंड कॉर्पस लाइक फेस ऑफ हर मदर, पोएटेस रियलाइज्ड दैट टाइम एंड एजिंग विल नॉट स्पेयर हर मदर एंड soon she will get separated from her forever। ठीक है, while looking at the pale and corpus, ठीक है, लुकिंग यानी जब वो देख रही है, पेल यानी लगभग पीला पड़ा हुआ मुरझाया सा चेहरा, ठीक है, कॉर्पस यानी जैसे लाश होती, कॉर्पस का बेसिकली मतलब होता है लाश, ठीक है, निर्जीव जो शरीर होता है। तो उनकी माता जी का शरीर भी कैसा हो चुका था, एज की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, और समय के साथ जो बूढ़ा होता जाता है शरीर, तो वो वैसा दिख रहा था, निर्जीव शरीर के जैसा, और उनका चेहरा भी बहुत मुरझाया हुआ दिख रहा था। तो वाइल लुकिंग एट द पेल एंड कॉर्पस लाइक फेस ऑफ हर मदर, है ना, मतलब निर्जीव जैसा और पीला पड़ा हुआ मुरझाया हुआ सा चेहरा जब उन्होंने अपनी माता जी का देखा, पोएटस रियलाइज्ड, ठीक है, कवियत्री को ये रियलाइज हुआ, एहसास हुआ, दैट टाइम एंड एजिंग विल नॉट स्पेयर हर मदर, ठीक है, टाइम यानी समय और एजिंग यानी एज जो कम होती एज जो बढ़ती जा रही है उनकी, बुढ़ापा जो आता जा रहा है, विल नॉट स्पेयर हर मदर, वो उनकी मदर को नहीं छोड़ेंगे, स्पेयर नहीं करेंगे, एंड सून शी विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर फॉर एवर, यानी निश्चित ही कुछ समय के बाद उनकी माता जी का निधन हो सकता है, मर सकती हैं वो, तो जिससे कि वो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट शी फील, ठीक है, यही उनका जो था दुख और दर्द जो वो महसूस कर रही थी, वो यही दुख दर्द वो महसूस कर रही थी कि जल्दी ही उनकी माता जी से वो अलग हो सकती हैं, क्योंकि समय के साथ और बुढ़ापे के साथ उनका जो चेहरा है या उनका जो शरीर है वो कैसा होता जा रहा है, मुरझा रहा है या फिर निर्जीव जैसा लग रहा है। ठीक है, बी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोएम है उसमें यंग ट्रीज यानी कि जो पौधे हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब किया गया है एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग यानी दौड़ रहे हैं वो, ऐसा बताया गया है पोएम में। क्यों, तो आंसर आप देख सकते हैं, व्हेन पोएटेस लुक्ड आउट ऑफ द स्पीडिंग कार, यानी कवियत्री जब क्या करती है, जो आगे बढ़ती हुई, स्पीड से आगे बढ़ती हुई जो कार है उससे वो बाहर देखती है, लुक्ड आउट बाहर देखना, ऑल स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउटसाइड सीम्ड टू बी गोइंग बैकवर्ड्स, ठीक है, जो भी स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स यानी आप जब भी किसी इसमें कार में या किसी बस में बैठते हैं तो बाहर की चीज़ें जो आप देखते हैं तो बाहर की चीज़ें खड़ी रहती हैं, पेड़ पौधे जो रहते हैं वो खड़े रहते हैं, सीम्ड टू बी गोइंग बैकवर्ड्स, जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है वो जो बाहर की चीज़ें हैं आपको कैसी दिखाई देती हैं कि वो पीछे की तरफ जा रही हैं,
ठीक है। तो दैट इज वाई यंग ट्रीज वर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम, ठीक है। तो इसलिए जो जब कवियत्री या पोएटेस जो है कार से अपने बाहर देखती है तो बाहर उनको देखने पर जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, वो क्या होते हैं, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसको उन्होंने क्या किया है, स्प्रिंटिंग बैकवर्ड्स, यानी वो पीछे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने पोएम में। सी जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो आप लोग जानते हैं इसकी पोएटेस कौन है, कमला दास इज द पोएटेस ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, ठीक है। डी क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बाय द पोएटेस, ठीक है। यानी पोएटेस की जो माता जी हैं उनको किससे कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून, यानी कि सर्दियों की जो जाती हुई सर्दी है, बीतता हुआ सर्दी का मौसम है, उसमें जो मून है यानी कि आपका जो चंद्रमा है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, फेडेड दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो उससे उसकी उनकी माता जी की तुलना क्यों की गई है, क्यों कंपेयर किया गया है। तो देख सकते हो क्या बोला गया है आंसर, द मदर हैज़ बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज हर एज इज 66 and at this age she has lost her beauty, her smile and her strength just like the winter's moon, ठीक है। ऐसा जो माता जी को पोएटेस की माता जी को किससे, विंटर के मून से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी एज क्या हो गई, 66, 66 साल की वो हो चुकी है, और उस एज में क्या हो रहा है, शी हैज़ लॉस्ट ब्यूटी, उनकी सुंदरता जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हर स्माइल, उनकी जो मुस्कान है वो मंद पड़ चुकी है, एंड हर स्ट्रेंथ, उनकी जो शरीर की शक्ति है वो भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ होता है, जो विंटर का मून होता है, लेट विंटर का मून क्या होता जाता है, धीरे धीरे फेडेड होता जाता है, उसकी सुंदरता जो है वो ख़त्म होती जाती है। तो उसी कारण से चंद्रमा की जो तुलना है, लेट विंटर्स मून की जो कंपैरिजन है, वो पोएटेस की जो मदर है उनके साथ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर ग्रामर में जो आपको क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको फिलअप्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको करना है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 6 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नंबर 1 क्या कह रहा है, विल दे हैव वॉन द मैच, राइट इन विच टेंस इज दिस सेंटेंस, ठीक है। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो इसमें विल आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखिए विल, तो विल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर टेंस को, और हैव या हैज़ जो लगता है वो परफेक्ट के लिए लगता है। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन में आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट है नंबर 2, शी इज़ इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज़ ब्यूटीफुल। 2 सेंटेंसेस है, शी इज़ इंटेलिजेंट और दूसरा है शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, कंबाइन द सेंटेंसेस टू मेक वन सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करते हुए इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। तो देख सकते हैं क्या आंसर बनेगा इसका, शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। वो ना केवल इंटेलिजेंट है बट ब्यूटीफुल भी है, ठीक है। नंबर 3 आप देख सकते हैं, दे आर नॉट डैश बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। यानी एनी, नो और नन, इन तीनों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन इसमें कौन सा है, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पर कोई भी बुक नहीं है। फिर आप नंबर 4 देख सकते हैं, ही इज डैश एम ए एन द आर्टिकल्स होते हैं। तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा, आप जानते हैं कि एम ए का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले वॉवल आता है, इसलिए यहाँ पर हम एम ए के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ही इज़ एन एम ए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए नंबर 5, यू कैन मास्टर इंग्लिश विथ डैश एफर्ट। आप मास्टर हो सकते हैं इंग्लिश में कैसे, अ फ्यू, अ लिटिल, एनी। तो तीनों में से जो सुटेबल आपको ऑप्शन लग रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, अ लिटिल। यू कैन मास्टर इंग्लिश विथ अ लिटिल एफर्ट। नेक्स्ट है, आई डैश स्पीक फ्रेंच, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको एक सुटेबल मॉडल, ऑक्सिलरी मॉडल आपको यूज़ करना है, मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करना है जो किस चीज़ को शो कर रहा है, किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, एबिलिटी को, यानी आपकी क्षमता को बता रहा है। तो सुटेबल मॉडल यहाँ पर लगेगा कैन, आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, सकना यानी कि एबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका ग्रामर का पोर्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपका जो पोर्शन है वो कौन सा है, राइटिंग का पोर्शन है। तो राइटिंग के पोर्शन में आप देख सकते हैं दोनों जो ऑप्शन में दिए हुए हैं दोनों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है। और इसको करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी हुई है केवल वो एक गाइडेंस है, आपको ज़रूरी नहीं है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं राइटिंग में क्या लिखा हुआ है, यू आर अर्पण और अंकिता,
आप या तो अर्पण है या अंकिता है। प्रिपेयर अ पोस्टर टू ब्रिंग अवेयरनेस इन कम्युनिटी, इंडिया फाइट्स कोरोना कोविड-19। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है, क्या किस चीज़ के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, किस में, कम्युनिटी में यानी लोगों में। और उसका टाइटल क्या होगा, इंडिया फाइट्स कोरोना कोविड-19। ठीक है, यानी इंडिया फाइट्स कोरोना कोविड-19 के ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है जागरूकता फैलाने के लिए। आपका नाम क्या है, अर्पण या अंकिता। तो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को एक पोस्टर प्रोवाइड किया है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना रंग बिरंगा या इतना सजा धजा बनाएं, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास पेपर में सॉल्व करते टाइम नहीं रहेगा। बस आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको पोस्टर की फ्रेमिंग करनी है इन लिमिटेड वर्ड्स। वर्ड लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है 50 वर्ड्स, तो 50 वर्ड्स में आप कैसे उसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आपका पर्पस होना चाहिए। बजाय इसके कि आप अपने पोस्टर को बहुत रंग बिरंगा या सजावट वाला बनाएं। ठीक है, पोस्टर की आउटलाइन देना ज़रूरी है, यानी आप जो भी मैटर लिखें उसको एक पोस्टर के फॉर्म में एक बॉक्स के जैसा बना करके आप उसके अंदर मैटर को लिखें, और मैटर को अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखें, साफ साफ लिखें, और आपका मैसेज जो है पोस्टर में वो क्लियर होना चाहिए। इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ऐसा बना करके दिखाया है। आपको इतना कलरफुल या सजावट से भरा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों के पोस्टर में जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड्स में होना चाहिए, उनकी फ्रेमिंग अच्छे से होना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइटल क्या है, इंडिया फाइट्स कोरोना कोविड-19। ठीक, सबसे पहले इंट्रो में क्या दिया, इंट्रो यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कोरोना के बारे में वो क्या है। कोविड-19 इज अ कंटेजियस डिसीज, फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, विच स्प्रेड्स बाय स्नीजिंग ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज कैन बी रिमूव्ड बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स इन आवर रूटीन। ठीक है, कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग है, इसको मैं जो बोल रहा हूँ उससे सुन करके आप लिख सकते हैं। कोविड-19 इज अ कंटीजियस डिसीज, यानी संक्रामक बीमारी है, विच स्प्रेड्स, जो फैलती है, बाई यहाँ पर छूट गया है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, बाय स्नीजिंग ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। ठीक है, इन्फेक्टेड यानी जो संक्रमित जो मरीज होते हैं उनके स्नीजिंग यानी कि छींकने से या खांसने से वो फैलता है। स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, ये जो कैन बी प्रिवेंटेड, ये आप बोल सकते हो। स्प्रेडिंग ऑफ दिस डिजीज यानी इस डिजीज को आप फैलने से रोक सकते हो। कैन बी प्रिवेंटेड, बी प्रिवेंटेड यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, इसको आप लिख सकते हैं अपने से। अडॉप्ट बाई अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेजर्स इन आवर रूटीन, कैसे कर सकते हैं आप, अडॉप्ट करके क्या चीज़, ये जो मेजर्स हैं या ये जो उपाय हैं इन आवर रूटीन, अपने रूटीन में। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं आप। नंबर 1 दिया हुआ है, रेगुलरली वियर अ मास्क वाइल गोइंग आउट, यानी कि जब आप बाहर जा रहे हैं तब क्या पहने, मास्क पहने रेगुलरली। नंबर 2 है, वॉश योर हैंड्स विथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स। ठीक है, अपने हैंड को वॉश करिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, नंबर 3 है, डू गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि आप जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेटेड होइए, यानी वैक्सीन लगवाइए। नंबर 4 क्या कहा गया है, इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोल्ड, कफ और फीवर, प्लीज़ टेक मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार से कोल्ड यानी सर्दी, कफ यानी कि खांसी, या फीवर या बुखार इस प्रकार के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली ले सकते हैं। नीचे जिसने पोस्टर बनाया है उसका नाम है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इतना कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, आपके वर्ड्स की फ्रेमिंग बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रॉपर होनी चाहिए और लिमिटेड वर्ड्स में होनी चाहिए, और आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो बनाया है प्रेजेंटेशन उसमें जो कुछ वर्ड्स छूट गए थे मैंने उसको बोल करके बताया है। आप लोग अपने इसमें अगर लिखना चाहें, शामिल करना चाहें, आप लोग इसको देख करके बनाना चाहें तो उसमें उन वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोस्टर वाला पोर्शन हुआ। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यू आर ओपनिंग अ केक एंड पेस्ट्री शॉप इन फ्रंट ऑफ स्टेडियम रोड राजनांदगांव, टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ड्राफ्ट अ सुटेबल इन्विटेशन टू बी प्रिंटेड। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक केक एंड पेस्ट्री शॉप ओपन कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ स्टेडियम रोड राजनांदगांव, राजनांदगांव में जो स्टेडियम रोड है उसके सामने। टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को, एंड रिलेटिव्स, ठीक है, आपके जो रिश्तेदार हैं उनको बुलाने के लिए आपको क्या करना है, एक सूटेबल, एक सही इन्विटेशन आपको ड्राफ्टिंग करनी है, बनाना है। ठीक है, जिसको कि क्या किया जा सके, प्रिंट किया जा सके। तो ये मैंने एक मॉडल
यानी कि एक आपका नमूना जैसा यहाँ पर बना करके मैंने क्या दे दिया है आपको, इनविटेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, आप इसको देख करके फॉलो करके आप अपने हिसाब से बनाइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, आपको एक फ्रेमिंग का आइडिया मिल जाएगा कि आपको कोई भी इनविटेशन कैसे बनाना है। ठीक है, इनविटेशंस आपके दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशंस और इनफॉर्मल इनविटेशंस। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये किस टाइप का इनविटेशन है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये किस टाइप का इनविटेशन है, फॉर्मल इनविटेशन है कि इनफॉर्मल इनविटेशन है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस देना है। तो एड्रेस यहाँ पर अजम्पशन वाला एड्रेस है, 125 आकाश अपार्टमेंट्स, जयपुर, 16 अगस्त। डेट आपको देनी है, किस डेट पे आप इन्विटेशन को सेंड कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं। फिर नीचे जो मैंने लिखा है वो लिखा है डियर दीपक, जो कि फ्रेंड को बता रहा है, दीपक फ्रेंड का नाम है। ऑब्लिक मैंने लिखा है डियर रमेश अंकल, ये मेरे रिलेटिव का नाम मैं शो कर रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, मेरे रिलेटिव इन द सेंस कि जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि टू इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो अगर आप फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए आप फ्रेंड का नाम लिखेंगे, रिलेटिव को इनवाइट कर रहे हैं तो रिलेटिव का नाम आप लिख सकते हैं। ये सारे अजम्पशन बेस्ड नेम है ना। फिर क्या दिया हुआ है, इसकी फ्रेमिंग कैसे हुई है, आई एम ग्लैड टू इन्वाइट यू ऑन द ओपनिंग ऑफ माई न्यू केक एंड पेस्ट्री शॉप राजनांदगांव बेकरी। ठीक है, आई एम ग्लैड टू इन्वाइट, मुझे खुशी हो रही है क्या करते हुए, इन्वाइट करते हुए, ऑन द ओपनिंग ऑफ माई न्यू केक एंड पेस्ट्री शॉप, यानी मेरा जो नया केक और पेस्ट्री का शॉप है उसकी ओपनिंग पर, जिसका नाम क्या है, राजनांदगांव बेकरी, इन फ्रंट ऑफ स्टेडियम रोड। कहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही है, स्टेडियम रोड के फ्रंट में, ऑन 21 अगस्त 2021, यानी कि 21 अगस्त 2021 को इसकी ओपनिंग हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी विल स्टार्ट एट 11 AM। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी कब स्टार्ट होगी, 11 AM को, फॉलोड बाय लंच एट 12 नून, यानी 12 बजे के आसपास आपको लंच वहाँ पर आपने ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, आई एंड माई फैमिली वुड बी रियली ऑब्लाइज्ड विथ योर प्रेजेंस ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, मैं और मेरा परिवार हम बहुत ही सम्मानित और गर्व महसूस करेंगे विथ योर प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति से, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, वी आर ईगरली वेटिंग टू मीट यू। ठीक है, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपको मिलने के लिए उत्सुक हैं। नीचे आप लिखेंगे योर फ्रेंड और योर नेफ्यू, और यहाँ पर मैंने नाम दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी तो ये असाइनमेंट है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें, किसी अजम्पशन बेस्ड नेम को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बट एग्ज़ाम में आप अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो ये एक बेसिक काइंड ऑफ, ये एक सैम्पल है आपके लिए किस चीज़ का, एक इनविटेशन का। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करके आप अपने तरीके से इनविटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आपका ये जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों से बोला है, कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे बताएंगे कि दोनों में से दो प्रकार के इनविटेशंस होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, कौन सा ये इनविटेशन है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। ये जो आपका असाइनमेंट का प्रेजेंटेशन था, इसके अंत पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्यूचर में आप किस टाइप के वीडियोस चाहते हैं या किन सब्जेक्ट्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।